माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे सीटेक की जो नेक्स्ट अपकमिंग सीटेक जो दिसंबर में होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो है सिलेबस। तो मैंने आज जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है वो है ईवीएस और मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं और ईवीएस भी पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को लेकर क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट अगर आपको बताना चाहती हूँ कि सीडीपी की जो पहला टॉपिक है उसका एक क्लास हो चुकी है, एंड देन हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, देन उसके बाद आपकी ज्योग्राफी की क्लास 6 की 1 हो चुकी है। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। और जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ये सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले मैंने हर एक टॉपिक के यानी कि लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, प्लस आपका सीडीपी सिलेबस प्लस एसएसटी सिलेबस पेपर 2 का डिस्कशन किया है। आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग सिलेबस नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं देन आपको सिलेबस सीटेक की वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 टॉपिक, जिसमें हम मैथ्स और ईवीएस डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ही पता है कि मैथ्स का जो पेपर है, जिन बच्चों का पेपर 1 है मैथ्स, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आता, सो मीडियम लेवल आता है। लेकिन उसमें से भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है, यानी कि पैडोलॉजी सेक्शन अलग समझेंगे और मैथ्स का जो कंटेंट होता है वो हम समझेंगे, और हम यह समझेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंटेंट। जो मैथ्स का होता है वो हमारे मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? कंटेंट 15 मार्क्स का। एंड देन हमारा पैडोलॉजी भी होता है 15 मार्क्स का। तो हमारे टोटल मैथ्स में जो हो गए मार्क्स, हमारे 30 मार्क्स होते हैं, मैथ्स पे आते हैं। और आराम से बच्चे इसमें 25, 26, 27 या 28 गेन कर लेते हैं, अगर उनकी मैथ्स का जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है वो क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है। हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको इस मैथ्स के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो। अब चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक ज्योमेट्री आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी 10th क्लास तक की एनसीईआरटी। देखिए, अगर आपको ज्योमेट्री में कहीं ज्यामिति में, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति और हिंदी में ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको कहीं पर भी ज्योमेट्री में या ज्यामिति में दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर 3rd क्लास की 3rd to 5th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे लिए बेसिक है। कहीं ना कहीं हम उस समय जब हम पढ़ते थे तो हमारा बेसिक कई बार नहीं हो पाता, किसी रिगार्डिंग होता है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, गैप पीरियड हो जाता है, हाउसवाइफ है या स्टूडेंट्स, तो ये होता है कि रेगुलर अपनी पढ़ाई में इन टच में रहते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है, मैरिड के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण से हम पेपर में गैप आ जाता है, यानी स्टडी में गैप आ जाता है। तो सबसे पहला है कि हमें ज्योमेट्री में करने के लिए हमें एनसीईआरटी ले सकते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा अपडेट रखना है आगे के लिए तो 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर लीजिए। आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर मैं जो बार बार एनसीईआरटी 1st to 5th की क्लास की बोल रही हूँ, तो मैथ्स के लिए इसी को ही फॉलो करना है। थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक बहुत अच्छा करना है तो 6 to 8 क्लास फॉलो कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है शेप, यानी आकृति। आकृति से डिफरेंट शेप दी जाती है, जिसमें हमें कंसेप्ट को, कर्म को लगाना होता है। जैसे इस तरीके से आकृति डिफरेंट नेक्स्ट आकृति हमारी कौन सी होगी। ठीक है, एंड स्थायिक अंडरस्टैंडिंग, यानी अस्थायिक समझ भी होनी चाहिए। जब हम मैथ्स में करेंगे तो इन सब टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला है सॉलिड, यानी ठोस पदार्थ से रिलेटेड, जैसे हमारे जो आयतन होते हैं, हमारी शेप्स होती है, जिसमें क्यूब्स होता है, सिलेंडर होता है, तो ये सब चीजें हम इसमें प्रयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, और हमारे ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, और हमारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जिसमें संख्या बोलते हैं। संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है, इसमें संख्याएं गुना में कैसे आ सकती है,
ठीक है, अलग अलग। अब एडिशन, और अब आप कहोगे कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर भी नहीं कर पाते। देखिए, जो हम बच्चे से पढ़ के आ रहे हैं कि 4+4 5+9 होता है, वो तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें इसके अलावा भी अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हम अगर हमें दे रहे हैं सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लेवल के अकॉर्डिंग आएगा ना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रिलेटेड, यानी जमा और घटा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं, एग्जामिनर ने हमसे पूछे हैं, वो किस तरीके से पूछे हैं। मल्टीप्लिकेशन पता ही है आपको, गुना का साइन पता ही है, ठीक है। डिवीजन आपको भाग पता ही है, ठीक है, ये साइन होता है। मेजरमेंट होता है मापन की प्रणाली अलग अलग होती है, हम उसके पास उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे जब हमें मेजरमेंट। ये सारे जो टॉपिक बता रही हूँ ये हमें सीबीएसई यानी कि सीबीएसई ने CET की सिलेबस की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे सिलेबस ये दे रखा है। वेट से रिलेटेड यानी भार वजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। टाइम की इतनी दूरी पे जा रहा है और इतने समय में आ रहा है। ट्रेन कितनी दूरी तक डिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उससे भी हम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें करेंगे। वॉल्यूम पता होना चाहिए, आयतन क्या होता है कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है, फेस कितना होता है, सर्कल कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, और इस सारे पढ़ेंगे। ताकि डाटा हैंडलिंग में हमें डाटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें बताना होता है कि इसमें औसत कितना होगा। अलग अलग टाइप में डिस्टेंस बताना होता है कि यानी पर्टिकुलर जगह का, इसका जो सपोज आपका मैथ्स है, इसका ईवीएस है, इसका इंग्लिश है, इसका साइंस है, और आपको बता देंगे कि साइंस और इंग्लिश में कितने बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो इस तरीके के औसत और टोटल मार्क्स निकालकर बहुत इजीली बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। अगला है पैटर्न। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न में क्या होता है कि आपको शेप दे देंगे इस तरीके से, और आपको राइट शेप में आपको सीक्वेंस लगाना है कि नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा। मनी से रिलेटेड आपको पता ही है, पैसों से रिलेटेड कि आपको दो चीज दे दी, एक वस्तु का मूल्य इतना है, दूसरी वस्तु का मूल्य इतना है, तो आपको बताइए जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें इन दोनों वस्तु का एक दिन में कितना प्राइस देना पड़ेगा। इस तरीके की मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक जो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ ये मैथ से रिलेटेड है। सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, बार बार इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस आपको क्लियर होगा तभी आप उस सीटेट के लिए, जो बच्चों के अभी भी 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर से रह गया है, सबसे पहला अपना बेसिक क्लियर करिए। देखिए 1000 बार सीटेट दे चुके हो तो कहीं ना कहीं आपके में भी कमी होगी, तो जिसके रिगार्डिंग है। अगला है पेडोलॉजी सेक्शन जो मैथ का है। पेडोलॉजी यानी शिक्षा शास्त्र में हम मैथ्स को कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहला है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। करिकुलम में हमें उस मैथमेटिक्स का स्थान को समझना है। हम मैथ्स के कितने कितने डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, उसके बारे में हमें पेडोलॉजी सेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेचर पढ़ना है मैथ्स का। मैथ्स की जो है, मैथ्स जो है, गणित जो है, उसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, हम उसका प्रयोग मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में समझना जरूरी है, तभी तो आप हम बच्चों को समझा पाएंगे। तो इसलिए पेपर देना का जो मोटिव है वो इसी चक्कर में। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि सोच और तर्क में हम जैसे क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी तार्किक चिंतन काम आता है, यानी कि सोच काम आती है, थिंकिंग काम आती है। हम कोई भी लॉजिकल मैथ्स को सॉल्व करते हैं, एक तरीके से नहीं आ रहा है, आप तो डिफरेंट तरीके से कोशिश करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, जिसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। अगला है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन की समझ एंड उनकी रीजनिंग, यानी कि उनकी सोच और समझ और उनकी स्ट्रेटजी को, मीनिंग और उनकी सीखने और सिखाने की क्षमता को विकसित करना। किसकी? चिल्ड्रन की। किसकी? उनकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, कहने का अभिप्राय है। आगे है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज की भाषा को समझना, यानी मैथ्स पढ़ाने की हम मैथ्स के किस तरीके से मैथ्स को पढ़ाना चाहिए उसकी भाषा को समझना। ठीक है, अगला है कम्युनिटी एंड मैथमेटिक्स, यानी कि सामुदायिक रूप से गणित को समझना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रिवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, यानी कि मूल्यांकन द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक होता है जो घर में हम नॉर्मली तरीके से बजट बनाते हैं, जैसे घर में सामान ला रहे हैं, कुछ रहे कि 2 रुपए की है, 3 रुपए की है, 5 की है, इतने किलो की है, इतने ग्राम की है, तो उस चीज़ को फॉर्मल। इनफॉर्मल जब जाके हम स्कूल में जाके हम चीज़ों को समझते हैं, जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, ये मेथड्स पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं मैथ्स के लिए, डिफरेंट। एंड मैथ्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, टीचिंग यानी शिक्षण में मैथ्स पढ़ाते समय कोई दिक्कत आ जाती है, गणित पढ़ाते समय कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा।
अगला है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एक्सपर्ट फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। कहने का है जब हम टीचिंग जब पढ़ाते हैं और शिक्षण करते हैं, लर्निंग सिखाना, सीखना और शिक्षण करना में कहीं ना कहीं हमारी एरर आते हैं यानी त्रुटि आती है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इसके बारे में कौन कौन से एरर आते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है ये हम समझेंगे। लास्ट एंड लीस्ट डायग्नोस्टिक एंड रेडिमल टीचिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज 1 यानी हिंदी के लिए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश के लिए, एंड देन लैंग्वेज EVS, मैथ्स, CDP। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड SST भी इंक्लूडेड, मैथ्स एंड साइंस जिनका पेपर 2 है। तो ये टॉपिक है कि अगर डायग्नोस्टिक जब बच्चों का हमें क्या कमी निकालनी है, डायग्नोस्टिक मतलब होता है हम चीज़ों का पता लगाना, बच्चों में क्या क्या चीज़ों की कमी है, किस किस सब्जेक्ट में उसको दिक्कत आ रही है। अगर उसको दिक्कत आ रही है, हमने उसकी पहचान कर ली है, उसका पता लगा लिया है, तो रेडिमल मतलब उसका उपचार करना। जैसे हमें डॉक्टर को पता होता है, हम अपनी बीमारी बताते हैं डॉक्टर को जाके, तो डॉक्टर जी मुझे ये है, तो वो क्या करते हैं उसका उपचार करते हैं यानी कि उसका निदान करते हैं, उसके रेमेडियल उपचार रूप से करते हैं। तो उसी तरीके से अब हमने डिस्कस किया कि मैथ्स का पेडोलॉजी सेक्शन प्लस हमारा कंटेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे EVS का, डिस्कस करेंगे सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है। देन फिर मैंने आपको फिर रिपीट करी कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे इंक्लूडेड है अगर पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट सीटेक के लिए, अपने 1 या 2 नंबर को लेकर, रिजल्ट को लेकर परेशान होने की बजाय आप उस पर फोकस कीजिए जो अपकमिंग, कहीं उसके चक्कर में अपना रिजल्ट खराब मत कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में आपके पास आप सडनली 2 या 3 महीने में पढ़ोगे। जिन बच्चों का क्वालिफाइड हो गया उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, देन आप दिसंबर में पढ़ोगे तो अपकमिंग वैकेंसी भी आ रही है, DT+B की आ सकती है। और जो केंद्र विद्यालय वो हर साल निकालता है, 2 या साल में निकाल लेता है, तो आप उसके लिए तैयारी करना शुरू करें। तो आपको हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे, इससे पहले हमने आपको पता ही है कि मैथ्स का डिस्कस किया है, अब हम कर रहे हैं EVS का। EVS का ये कंटेंट है, आप सोचोगे कंटेंट तो बहुत थोड़ा है, नहीं, इसमें भी सब टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं हम, और उसके साथ ही ये पेडोलॉजी सेक्शन है जिसको हमें पढ़ना है। पेडोलॉजी सेक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट है EVS के लिए वो टॉपिक्स लिखे हैं मैंने जो सिलेबस में दिए गए हैं, और ये हमारे जो EVS है जो हमें 1st to 5th क्लास की यानी कि 3rd to 5th क्लास की बुक्स को फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि EVS में हमें NCERT यानी कि 1st to 5th क्लास की उसको फॉलो करना है, यानी कि उसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो ये कंटेंट दिया हुआ है ये आपका क्लियर होगा, या खुद के नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला जो टॉपिक है परिवार यानी कि हमारी फैमिली, खुद की फैमिली के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से होते हैं और हमारे फ्रेंड्स कौन से होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। इसके भी सब टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बाय फर्स्ट, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास है भोजन यानी फूड, हम फूड किस किस के खाते हैं, कौन कौन से जानवर कौन कौन से फूड खाते हैं, अलग अलग देश में कौन कौन सी फूड खाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस। शेटल मतलब आवास मतलब यहाँ पे रहते कैसे है, कोई कच्चे घर में रहता है, कोई पक्के घर में रहता है, कोई बांस के घर में रहता है, तो अलग अलग घर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें है वाटर यानी जल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जल कौन कौन से होते हैं हमारे जल में, हमें जल में कौन कौन से विलनशील मिलते हैं, इसमें भी अलग अलग पार्ट है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, 1st to 5th में कुछ टॉपिक हमें ज्योग्राफी में से यानी 6 to 8 क्लास की ज्योग्राफी में से पढ़ने हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। और देन उसके बाद ट्रैवल भी हमारा कहीं ना कहीं हम यात्रा करते हैं, तो हमें उस यात्रा में क्या क्या चीज़ों का हमें वो होता है, फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देन अगला टॉपिक है वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए, यानी कि हमें एनालाइज करना है कि वस्तुओं को किस प्रकार हमें सीखना है, चीज़ों को हमें कैसे कंसेप्ट करना है। आगे है पेडोलॉजी सेक्शन EVS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ स्कोप एंड लर्निंग, यानी कि EVS को हमारे जो कंसेप्ट है, जो हमें संपत्ति दिया गया है, EVS के जो कंसेप्ट दिए है, जो धारणा दी गई है, प्लस क्षेत्र दिए है, उसके बारे में पढ़ना। पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का महत्व क्या होता है, अध्ययन किस प्रकार से करते हैं और उसका एकीकृत क्या होता है, ठीक है। आगे है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा, यानी कि पर्यावरण जो EVS पढ़ रहे हैं उसमें एजुकेशन में क्या महत्व है, एजुकेशन के क्या
क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम, लर्निंग सिद्धांत क्या है, पर्यावरण ईवीएस पढ़ते हैं, उसके लर्निंग थ्योरी क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के संबंध और उसके क्षेत्र पढ़ेंगे। यानी कि ईवीएस तो पढ़ना ही है, ईवीएस में कुछ कुछ टॉपिक्स हमें साइंस से रिलेटेड भी पढ़ने पड़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी। जो 6 to 8 क्लास में हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी से। क्यों? क्योंकि उसमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन ये। अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम यानी अप्रोचेस कौन कौन सी हम लगा सकते हैं ईवीएस के पढ़ाते समय, पर्यावरण अध्ययन को अप्रोचेस यानी कि थोड़े मेथड्स अप्रोच। फिर उसके बाद क्रिया, जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी हम एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल वर्क कौन कौन सा करा सकते हैं, डिस्कशन कौन कौन से टॉपिक से करा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर इवैल्यूएशन क्या है, आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम आकलन किस तरीके से बच्चों का असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग, तो ये सारा हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन के मूल्यांकन करेंगे किस किस चीज़ों में होता है। फिर शिक्षण यानी कि टीचिंग, जो लर्निंग करते हैं उसकी सहायक क्यों है, क्यों किस लिए हमारे, जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए टीचिंग के लिए क्यों सहायक है, उससे टॉपिक क्रियाएं कौन कौन सी होते हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये जो है हम सीडीपी में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक भी आता है। मैं अगर एनसीएफ की बात करूँ तो एनसीएफ भी ईवीएस में भी आता है और आपका सीडीपी में भी आता है और आपका एसएसटी में भी आता है, मैथ्स में भी पूछा जाता है। तो हम इसके लिए सीडीपी पढ़ेंगे, सीडीपी में ही सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। ठीक है। अगला है पर्यावरण शिक्षण की समस्या, यानी हम पर्यावरण ईवीएस पढ़ाते हैं, ईवीएस की टीचिंग कराते हैं, यानी पर्यावरण की टीचिंग कराते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक में से भी सब टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। ये ईवीएस में यहाँ पे दे तो रखा है, छोटा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में खत्म कर लोगे, या हम बोल सकते हैं इसमें से कम 3 या 4 महीने कहीं नहीं गए ईवीएस का और प्लस साइंस मैथ्स का पेपर सॉल्व करने में। देखिए पेपर 1 की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर जो बच्चे अभी से ये बैठे हुए हैं कि अब कोई चांस आएगा या कोई रिजल्ट आएगा, देखिए आपको क्लियर कर दूं, ऑब्वियसली मैंने बार बार यही बात बोल रही हूँ, जो आपका रिजल्ट दिया गया था उस रिजल्ट की जो अब फाइनल आंसर की आ चुकी है वो ही सेम है, उसी के बिहाफ पर ही रिजल्ट दिया गया है। कोई से अब और री रिजल्ट या न्यू रिजल्ट नहीं आएगा। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग, कहीं और की बातें ना सुनकर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न है, परेशान हैं। जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो गया वो तो आगे की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, लेकिन आपको अपने सीटेक को जो अपकमिंग है उससे वंचित ना होने की बजाय क्लासेस ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको सही लगता है, जहाँ पर भी आपको क्लियर लगता है उसकी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया सिलेबस ईवीएस और मैथ्स का। देन आपकी क्लासेस चल रही है रेगुलर, और आपको क्लासेस का टाइमिंग भी मैंने बता दिया था कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी सीटेक की क्लासेस होगी। जब बीपीएससी की होगी ट्यूसडे एंड देन थर्सडे और सैटरडे बीपीएससी की। बीपीएससी की मैंने यहाँ पे क्लासेस हिंदी की स्टार्ट करी है अभी, आपको धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट की भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको बता दिया था कि मैं जो सीटेक का पेपर में कौन कौन से करा दूंगी, दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। सीटेक पेपर में सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लस एसएसटी की जो पेपर 2 कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, जिसमें से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो क्लासेस होगी वो आपकी नोटिफिकेशन के बाद होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं मेन जो हमारी क्लासेस है, जो सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एसएसटी की, एंड देन उसके बाद मैथ्स एंड ईवीएस, ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो एग्जामर किस किस टाइप से पूछता है और हमें किस किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों का हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, लेकिन हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे लैंग्वेज का। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नोट्स के लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि इतना सडनली आपको बनाने में, थोड़ा मुझे भी बनाने में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।